Assalamu alaikum. Welcome to another live session of SST Test Preparation 2025. आज के इस लाइव सेशन में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से जो कि है मिक्सचर। फर्स्ट लाइव सेशन में हमने बेसिक फंडामेंटल्स जो है वो फर्स्ट चैप्टर जो है वो हमने स्टार्ट किया था, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हम बेसिक टर्म्स जो है वो एक्सप्लेन कर रहे थे। सो आज के इस लाइव सेशन में हम मिक्सचर जो है वो स्टार्ट करेंगे, जो कि बी बेसिक टर्म है केमिस्ट्री का। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि एसएसटी टेस्ट से पहले पहले आपके जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम हम कवर कर लें। फर्स्ट वीडियो में हमने 10 पेजेस जो है वो कवर किए थे। सो आज भी हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम जो है वो हम कवर कर लिए, फर्स्ट चैप्टर जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लें। सो फर्स्ट आज का जो टॉपिक है वो है मिक्सचर। A mixture is made up of two or more substances that are not chemically combined. मिक्सचर किसे कहते हैं? वो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस की जो कि जिसकी केमिकली कॉम्बिनेशन ना हो, जो कि फिजिकली कंबाइन हुए हो बट दे आर नॉट केमिकली बॉन्डेड। कैसे? जैसे कि मिक्सचर में कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड और बोथ। मिक्सचर में एलिमेंट्स भी इंक्लूडेड होते हैं, कंपाउंड्स भी और बोथ भी, लेकिन उनकी कॉम्बिनेशन फिजिकली होती है, उनकी कॉम्बिनेशन जो है वो केमिकली नहीं होती। कैसे फिजिकली कॉम्बिनेशन होती है? फिजिकल कॉम्बिनेशन मीन्स दैट दे आर कन्वर्टेड बैक इनटू देयर ओरिजिनल फॉर्म। एंड जब केमिकल कॉम्बिनेशन हम उसे कहते हैं जो कि अपने ओरिजिनल फॉर्म में उसकी कन्वर्जन ना हो। तो सारे के सारे जितने भी मिक्सचर्स हैं उसको हम डिफरेंट बाय यूजिंग डिफरेंट प्रोसेस को यूज़ करके हम उसको उसके ओरिजिनल हालत में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जस्ट फिजिकल कम्बिनेशन है, केमिकल कम्बिनेशन नहीं है। केमिकल कम्बिनेशन में हम कंपाउंड को कहते हैं, जिसमें अगर एक दफ़ा एक चीज़ की प्रोडक्शन हो जाए तो फिर वो दोबारा से अपने ओरिजिनल हालत में कन्वर्ट नहीं हो सकता और उसकी प्रॉपर्टीज़ में चेंज आ जाता है। सो दिस इज़ अ मिक्सचर ऑफ एटम्स, जहाँ पर मिक्सचर एटम की मिक्सचर है, यहाँ पर मिक्सचर ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स है, मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, एंड मिक्सचर ऑफ एलिमेंटल एंड कंपाउंड मॉलिक्यूल्स। सो मिक्सचर जो है ये कॉम्बिनेशन हो सकता है एलिमेंट्स का भी, कंपाउंड्स का भी और दोनों का भी। द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर आर नॉट इन अ फिक्स्ड रेशो। कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है? वहाँ पर फिक्स्ड रेशो होता है, यहाँ पर फिक्स्ड रेशो नहीं होता। मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड एंड कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस ऑफ द मिक्सचर रिटेन देयर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर दूसरा डिफरेंस क्या है कि मिक्सचर के में जो भी सब्सटेंसेस की मिक्सिंग हो रही है वो अपने प्रॉपर्टीज़ को रिटेन कर रहा होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ में चेंज नहीं आ रही होती। कंपाउंड में जब फाइनल प्रोडक्ट बन जाए तो उसके प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो जाती हैं फ्रॉम देयर ओरिजिनल स्टेट। एग्जाम्पल है व्हेन शुगर इज डिजॉल्व इन वाटर। जब आप चीनी को पानी में डिजॉल्व कर ले तो इससे एक मिक्सचर बन जाता है जिसकी वजह से उसका टेस्ट जो है वो स्वीट हो जाता है। द स्वीटनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ शुगर इन वाटर। सो स्वीटनेस किस वजह से है? वाटर में शुगर की प्रेजेंस के होने की वजह से। अ वाइडली यूज एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर इज एलॉय। इसका एक दूसरा एग्जाम्पल एलॉय है विच इज कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स विद अदर एलिमेंट्स, जैसे कि मेटल और नॉन मेटल की कॉम्बिनेशन को हम मिक्सचर कह सकते हैं, जैसे कि ब्रास और ब्रॉन्ज का, ब्रास एंड ब्रॉन्ज की कॉम्बिनेशन को भी हम मिक्सचर कह सकते हैं। टाइप्स ऑफ मिक्सचर है। टाइप्स ऑफ मिक्सचर में दो तरह टाइप्स है, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमो मीन्स सेम एंड जीनियस मीन्स कॉम्बिनेशन। सो होमोजीनियस मिक्सचर इज वन विच हैज यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट इट्स मास। टेबल साल्ट है, आप सॉल्ट को जो है वो वाटर में डिजोल्व कर ले तो बाय कंप्लीट डिजोल्विंग ऑफ साल्ट इन द वाटर वो एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाते हैं। उसकी एंड में उसका कॉम्पोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म होता है। आप उसमें उसके कॉम्पोनेंट्स जो है, साल्ट के कॉम्पोनेंट्स जो है वो आप वाटर में ऑब्जर्व नहीं कर सकते। सो द कॉम्पोनेंट्स आर इनविजिबल इन द होमोजीनियस मिक्सचर एंड इट हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ये दो पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए कि उसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है और उसमें कंपोनेंट्स विजिबल नहीं होते। इसके एग्जांपल है साल्ट इन वाटर। और होमोजीनियस को हम सोल्यूशन भी कहते हैं बिकॉज इसका एंड प्रोडक्ट जो होता है वो सोल्यूशन हो। नेक्स्ट टाइप है वो है हेट्रोजीनियस। हेट्रो मींस डिफरेंट। अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज वन व्हिच डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास। इसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती। वन पार्ट ऑफ द मिक्सचर हैव डिफरेंट कंपोजिशन दैट द अदर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर कंपोनेंट्स, जैसे कि सैलिड है, डर्ट है, सैंड है और वाटर है। सो ये जो है हेट्रोजीनियस में आता है। इसमें भी दो पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए कि इसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता और इसमें से जो कंपोनेंट्स होते हैं वो विजिबल होते हैं। जैसे कि ये देखिए, आप सैलिड है तो इसमें से सारे के सारे कंपोनेंट्स आपको विजिबल हैं। ये अगर सैंड इन वाटर है तो सैंड भी डिफरेंट है और वाटर भी, तो ये दोनों के दोनों कंपोनेंट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, वो विजिबल हैं। सो हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो है ये इसको आप दूसरा अगर नाम कहो तो आप सस्पेंशन भी कह सकते हो। सो दिस इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो है इसमें से कंपोनेंट्स विजिबल होते हैं और इसकी कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती। Then example है, if we stir a teaspoon of sugar in a test tube of water and teaspoon of sand into another test tube of water, the sugar will disappear into the water, which means it will be dissolved, but the second will not. Which mixture is the solution? The sugar form a homogeneous mixture with the water. The sand and water form a heterogeneous mixture. The particles of sand are visible in the mixture, whereas sugar particles are invisible. So आप ये देख लो, जैसे कि मैंने कहा कि homogeneous mixture में यूनिफॉर्म एक तो उसका composition यूनिफॉर्म होता है
और दूसरा उसके कंपोनेंट्स जो होते हैं वो इनविजिबल होते हैं। आपको अगर आप चीनी को पानी में डिज़ोल्व कर लो तो फिर आपको चीनी नज़र नहीं आएगी बाय आफ्टर इट्स कंप्लीट डिसोल्यूशन। अगर आप यहाँ पर देख लो तो अगर आप सैंड को वाटर में डाल दो तो अगर आप इसको जितनी भी टाइम दे दो, जितना भी इसको डिज़ोल्व करना चाहो, लेकिन वो डिज़ोल्व नहीं होगा, उसका कॉम्पोजिशन नॉन यूनिफॉर्म होगा और उसके कंपोनेंट जो है वो विजिबल होंगे। तो इसको आप इससे आपको पता चल जाएगा दिस इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर एंड दिस इज होमोजेनियस मिक्सचर। अब यहाँ पर डिफरेंस है कि कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है। सो कंपाउंड और मिक्सचर अगर आप देख लो, इट इज फाउंड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स। कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, केमिकल कॉम्बिनेशन होती है एटम्स की भी एलिमेंट्स की। सो इसमें से केमिकल कॉम्बिनेशन होती है और यहाँ पर अगर आप देख लो तो यहाँ पर फिजिकल कॉम्बिनेशन है और मिक्सिंग है सब्सटेंसेस की। सो दिस इज द डिफरेंस, यहाँ पर केमिकल कॉम्बिनेशन, यहाँ पर फिजिकल कॉम्बिनेशन। यहाँ पर नेक्स्ट डिफरेंस है द कंस्टिट्यूएंट लॉस देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज। यहाँ पर अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज जो है वो लॉस कर रहे होते हैं कंपाउंड, यानी जैसे कि हमने डिस्कस किया था वाटर की, तो वाटर की फॉर्मेशन हुई है फ्रॉम द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है वाटर से। कैसे? क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये आग जलाने में हेल्प करते हैं और वाटर जो है आग को बुझाने में हेल्प करते हैं। सो देयर प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम देयर ओरिजिनल स्टेट। दे कंस्टिट्यूएंट रिटेन देयर प्रॉपर्टीज। अब ये वाले यहाँ जितने भी सब्सटेंसेस है जिसकी मिक्सिंग होगी तो वो अपनी प्रॉपर्टीज रिटेन करेगा। कंपाउंड ऑलवेज हैज फिक्स्ड कॉम्पोजिशन बाय मास, यानी बाय मास इसकी कॉम्पोजिशन फिक्स होगी। जैसे कि वाटर में 2:1 होगा। अगर आप कहीं पर भी जाओ, कहीं से भी वाटर को उठाओ तो उसका फॉर्मूला वाटर होगा, H2O होगा और उसका रेशो जो है वो 2:1 होगा। मिक्सचर डज नॉट हैव फिक्स्ड कॉम्पोजिशन बाय मास। अब मिक्सचर जो है यहाँ पर फिक्स कॉम्पोजिशन नहीं है। अगर आप पानी में थोड़ा सा साल्ट डाल दो तब भी, अगर थोड़ा सा शुगर डाल दो तब भी वो उसकी टेस्ट जो है वो स्वीट होगा। और अगर आप उसको ज़्यादा यानी अगर आप सल्यूट की कंसंट्रेशन इंक्रीज और डिक्रीज करते जाओ तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो तब भी मिक्सचर होगा और ज़्यादा सल्यूट डिजोल्व करने के बाद भी वो मिक्सचर ही होगा। द कंपोनेंट्स ऑफ द कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। अब कंपाउंड के कंपोनेंट्स को आप फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज अ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पर जो मिक्सचर है इसके कंपोनेंट्स को फिजिकली सेपरेट कर सकते हो बिकॉज दिस इज अ फिजिकल कॉम्बिनेशन। एवरी कंपाउंड इज रिप्रेजेंट बाय इट्स इस हर एक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम केमिकल फॉर्मूला यूज करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स एंड डज नॉट हैव केमिकल, और इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। कंपाउंड हैज होमोजीनियस कंपोजिशन, इसकी कंपोजिशन जो होती है वो होमोजीनियस होती है ऑलवेज। एंड मिक्सचर जो है वो होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी। कंपाउंड हैज शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, इसका शार्प और फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है, उसी मेल्टिंग पॉइंट पर वो मेल्ट होगा। मिक्सचर जो है उसका कोई शार्प और कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता बिकॉज इट हैज़ इम्प्यूरिटीज़ एंड जो है मिक्सचर जो है ये ज़रूरी नहीं है कि इसका कोई एक स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट हो बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर सल्यूट, क्योंकि इसका फिक्स्ड कॉम्पोजिशन इसकी नहीं होती, तो इसी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट भी फिक्स नहीं होता। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड एंड मिक्सचर। अगर आप कंपाउंड मिक्सचर को स्टडी करना चाहते हो तो इस डिफरेंस से भी आप जो है बहुत ज़्यादा पॉइंट्स फाइंड आउट कर सकते हो और इससे बहुत ज़्यादा MCQs आ सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू MCQs। Iron and sulfur by mixing with each other form a mixture and can be separated with magnet, and iron and sulfur retain its properties in this mixture। अब iron और sulfur की मिक्सचर जो हम बना रहे हैं तो इसमें हम इन दोनों की मिक्सिंग करेंगे। यहाँ ये सल्फर है और ये आयरन है। अगर आप इन दोनों को मिक्स भी कर लो तो मिक्स करने के बाद भी अगर कोई मैग्नेट ले लो और मैग्नेट को इस मिक्सचर के करीब ले जाओ तो वो मैग्नेट जो है वो सारे के सारे आयरन जो है वो अपने अट्रैक्ट कर लेगा और इस तरह आयरन के फिलिंग्स को हम सेपरेट कर लेते हैं सल्फर से। सो इट मीन्स दैट ये एक मिक्सचर है। मिक्सचर जो है हमने इसको दोबारा से सेपरेट कर लिया है इनटू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। और when iron and sulfur is strongly heated, it react with each other and allows their properties and form a compound iron sulfide। it cannot be separated with a magnet। अगर हम आयरन और सल्फर को अगर स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा हीट दे दे तो वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर लेते हैं और अपनी प्रॉपर्टीज जो है वो लॉस कर लेते हैं और कंपाउंड की फॉर्मेशन कर लेते हैं, जैसे कि आयरन सल्फाइड है। और इसको हम मैग्नेट्स के थ्रू जो है वो सेपरेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो ये पॉइंट है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एटम्स कंसिस्ट ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। इसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो है ये इनसाइड द न्यूक्लियस प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन जो है ये बाहर शेल्स में रिवॉल्व कर रहा होता है। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर अब क्या है? एटॉमिक नंबर और मास नंबर हम किसे कहते हैं? एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से।
It has been found that the atoms of one element differ from those of the other elements by the number of proton in their nuclei. हर एक एटम जो है, हर एक एलिमेंट का एटम जो होता है वो दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट होता है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस. नो टू एलिमेंट्स हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन. कोई भी दो एलिमेंट्स ऐसे नहीं है पीरियोडिक टेबल में जिसमें से सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एग्जिस्ट करते हों. ऐसे एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. जैसे कि सबको पता है एटम जो है वो न्यूट्रल है, सो दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन. हर एक एटम में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, इस वजह से वो चार्जेस जो है एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं और एटम जो है वो एक न्यूट्रल है. द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज डिफरेंट एंड कैन नॉट बी यूज्ड टू कैरेक्टराइज द एटम. न्यूट्रॉन का नंबर जो होता है वो डिफरेंट होते हैं हर एक एलिमेंट में, और इसको हम एक एटम की कैरेक्टराइजेशन के लिए, एक स्पेसिफिकेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है. एलिमेंट्स आर देयरफॉर अरेंज्ड इन पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस. सो इसी वजह से पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट हुई है वो हुई है ऑन द बेस ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. सो दिस नंबर ऑफ प्रोटॉन इज द एटॉमिक नंबर. सो एटॉमिक नंबर का अगर आप स्पेसिफिकली इसकी डिफिनीशन करो, सो एटॉमिक नंबर इज एक्चुअली द नंबर ऑफ प्रोटॉन. हम एटॉमिक नंबर को पहले ऐसे डिफाइन करते थे दैट एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. बट हर एक एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में चेंजेस आ सकती हैं बाय लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन उसका फिक्स होता है. सो अगर आप स्पेसिफिकली किसी एटम को पीरियोडिक टेबल में फाइंड आउट करना चाहते हो, सो आप उस कहोगे कि एटॉमिक नंबर जो है वो इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है. सो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज फिक्स, इट कैन नॉट बी चेंज्ड. सो एटॉमिक नंबर जो है वो है नंबर ऑफ प्रोटॉन, और पीरियोडिक टेबल में किस बेस पर अरेंजमेंट हुई है अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड. जेड जो है इसको रिप्रेजेंट करता है. जहाँ पर भी अगर Z लिखा हो इट मीन्स ये एटॉमिक नंबर है, जिसका मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम. द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट. ये इसका प्रॉपर डिफिनीशन है एटॉमिक नंबर का. Then hydrogen, carbon and oxygen contain 1, 6 and 8 proton in their nucleus respectively. यानी हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है, कार्बन में जो है वो 6 है और ऑक्सीजन में 8 है. दिस द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है, कार्बन एंड ऑक्सीजन आर 1, 6 एंड 8 रिस्पेक्टिव. जैसे कि हाइड्रोजन है इसमें एक प्रोटॉन है, सो एटॉमिक नंबर 1 है. कार्बन जो है इसमें से 6 प्रोटॉन है, ऑक्सीजन में 8 है, सोडियम में 11 है और क्लोरीन में 17 है. सो एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के बेस पर इसका एटॉमिक नंबर है पीरियोडिक टेबल में. Next topic है relative atomic mass and atomic mass unit. If we measure the mass of an atom in gram or kilogram, it will be an extremely small value. अगर हम एक एटम की मेजरमेंट करना चाहते हैं ग्राम में और किलोग्राम में, सो ये बहुत ज़्यादा स्मॉल वैल्यू है, जैसे कि 10⁻⁴ एंड 10⁻22 ग्राम. सो measuring such a small masses are not only impossible but are also impractical to work with. सो इन द स्मॉल masses को मेजर करना ना सिर्फ इम्पॉसिबल है बल्कि हम इसको प्रैक्टिकली डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ भी नहीं कर सकते. सो फॉर दैट पर्पस एटॉमिक मासेस आर एक्सप्रेस्ड बाय कंपेयरिंग विद अ मास ऑफ स्टैंडर्ड एटम. इसी वजह से हमने एटम को यूज़ करने के लिए डिफरेंट पर्पसेस के लिए हमने इसका एटॉमिक मास जो है वो एक्सप्रेस किया, विच एटॉमिक मास जो है वो उसको डिस्कवर किया, विच इज़ एक्सप्रेस्ड एज अ कंपेयरिंग विद अ मास ऑफ स्टैंडर्ड एटम. The atom chosen nowadays as the standard for comparison is that of carbon, which has a mass of exactly 12 unit. So carbon 12 को हमने use किया comparison के लिए as a standard, और relative atomic mass जो है इसको हमने find out किया and by use of carbon 12. Relative atomic mass of an element is the mass of an atom of an element relative to the mass of 1/12 the mass of carbon 12. यानी हमने एक एलिमेंट में से हर एक एटम लिया और उस एटम को हमने कार्बन 12 के साथ कंपेयर करके उस एटम के मास को हमने फाइंड आउट किया. जैसे कि यहाँ पर देखिए कि स्टैंडर्ड मास जो है वो हमारे पास कार्बन का है जो कि कार्बन 12 है. हाइड्रोजन को हमने फाइंड आउट किया बाय कंपैरिजन. सो हाइड्रोजन का हमारे पास मास आया है 1.008, ऑक्सीजन का आया है 15.998 और मैग्नीशियम का आया है 24.305. सो इस बेस पर हमने इसके मास को फाइंड आउट किए. अब एटॉमिक मास यूनिट क्या है, AMU, जिसको हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट इज अ मास ऑफ द 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12. अगर आप किसी भी एटम का एटॉमिक मास यूनिट फाइंड करना चाहते हो तो कहते हो हम ऐसे डिफाइन करेंगे दैट दिस इज द मास ऑफ द 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12. यानी वो मास जिसको हमने फाइंड आउट किया है बाय कंपेयरिंग इट विद द 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12. एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन 12 जो है वो 12 ग्राम है. 1 मोल जो है वो इक्वल है उसके 12 ग्राम से. Similarly, 1 mole of carbon 12 contain इतना 6.023 multiplied 10⁻23 atoms और एवोगाड्रो नंबर जिसको हम एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं. सो अगर हम इसको ऐसे लिखें कि 1 atom of carbon 12 is equal to 12 divided by 6.022 multiplied 10⁻23. सो अगर आप इसको डिवाइड करने के बाद आपके पास आ जाएगा 1.993 multiplied 10⁻23 ग्राम.
Then after calculating the mass of one atom of carbon 12, we can calculate 1 mu is equal to 1 by 12 multiplied 1.99 multiplied 10 power minus 23, which is equal to 1.67 multiplied 10 power minus 24 gram. एंड अगर आप इसको ग्राम को कन्वर्ट करना चाहते हो किलोग्राम में, सो दिस इज इक्वल टू 1.67 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 27 किलोग्राम. सो ये सारा मेथड जो है ये फॉलो यूज़ किया है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द atomic mass of each and every element by comparing them with the mass of the standard carbon 12. जैसे कि यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, हर एक एलिमेंट के हमने रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो हमने फाइंड आउट की है. हाइड्रोजन को हमने फाइंड आउट किया है 1.0079 AMU, ऑक्सीजन का जो है वो 15 पॉइंट समथिंग है, सोडियम का जो है 22 पॉइंट समथिंग है, मैग्नीशियम जो है ये 24 है और सिल्वर जो है ये 107 है. सो इस मेथड को फॉलो करके पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबके एटॉमिक मास जो है वो फाइंड आउट किए हुए हैं और वही जो है वो उसके एटॉमिक मास है जिसको हम फिर यूज़ करते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए. The next topic है average atomic mass. Average atomic mass है the atomic masses as can be seen in the table are rarely found to be exactly whole numbers. This is because most elements are composed of two or more naturally occurring isotopes and the relative atomic mass take into account the abundance of each isotope. Average atomic mass जो है क्या है? Average atomic mass is the weighted average of an atomic masses of the naturally occurring isotope of an element. हर एक एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं, नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स होते हैं, किसी एलिमेंट का एक आइसोटोप होता है, किसी के दो, किसी के तीन. सो उन सारे आइसोटोप्स को, उस एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स को अगर उसका एटॉमिक मासेस का हम एवरेज ले ले तो उसके वेटेड एवरेज को हम कहते हैं एवरेज एटॉमिक मास. इसका फार्मूला है हर एक एलिमेंट की डिफरेंट आइसोटोप का एवरेज एटॉमिक मास फाइंड आउट करने के लिए एक स्पेसिफिक फार्मूला है. उस फार्मूला को यूज़ करके आप हर एक एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास फाइंड आउट कर सकते हो. जैसे कि ये वाला फार्मूला है, एवरेज एटॉमिक मास जो है वो इक्वल है एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप मल्टीप्लाई इट्स परसेंटेज अबंडेंस डिवाइड बाय 100. देन 8 करोगे उसको एटॉमिक मास ऑफ सेकंड आइसोटोप मल्टीप्लाई इट्स परसेंटेज अबंडेंस देन डिवाइड बाय 100. सो इसी तरह जितने एलिमेंट के अगर दो आइसोटोप हो आपने यही मेथड फॉलो करना है, अगर तीन हो फिर इसी तरह उसको थर्ड के साथ ऐड करना है. सो इसके बाद जो है इस सबको कैलकुलेट करने के बाद आप फाइंड आउट करोगे उसका एवरेज एटॉमिक मास. जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35.5 AMU बिकॉज देयर आर टू आइसोटोप ऑफ क्लोरीन. इसके दो आइसोटोप्स हैं, एक क्लोरीन 35 है, दूसरा क्लोरीन 37 है. अब इसका अगर परसेंटेज अगर जो नेचर में जो इसका परसेंटेज अबंडेंस है वो क्लोरीन 35 का है 75% और 37 का जो है वो है 25%. सो देयरफॉर द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन जो है आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो. जैसे कि आप यहाँ देखो एवरेज एटॉमिक मास जो है एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप क्लोरीन 35 मल्टीप्लाई इट्स उसको मल्टीप्लाई करोगे क्लोरीन 35 का आप एटॉमिक मास जो है वो मल्टीप्लाई करोगे उसके परसेंटेज अबंडेंस के साथ, फिर उसको डिवाइड करोगे 100 पर. फिर दूसरा जो आइसोटोप है क्लोरीन 37 उसके एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई करोगे उसके परसेंटेज अबंडेंस के साथ और उसको डिवाइड करोगे 100 पे. तो उससे आएगा यहाँ पर है जैसे कि यहाँ पर है क्लोरीन 35 का एटॉमिक मास है 0.75, उसका परसेंटेज जो है अबंडेंस जो है वो है 0.75. 100 पर डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा 0.75. देन उसको मल्टीप्लाई करोगे उसके एटॉमिक मास से जो कि है 35. देन उसको ऐड करोगे यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे, फिर दोनों को ऐड अप कर लोगे. सो आपके पास ये आ जाएगा 35.5 AMU. सो दिस इज़ द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन. सो इसी फॉर्मूले को यूज़ करके आप डिफरेंट एलिमेंट्स की एवरेज एटॉमिक मास जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो. सो यहाँ पर डिफरेंट ये जो है ये प्रॉब्लम्स गिवन हैं, आप इन सारे प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व कर लो और इससे इसी फार्मूले को यूज़ करके आप इन प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व कर सकते हो. हर एक का परसेंटेज अबंडेंस भी गिवन होगा, हर एक का जो है एटॉमिक मास भी गिवन होगा, बस जस्ट आपने एक फार्मूला में पुट करना है और उसका आंसर जो है वो फाइंड आउट करना है. सो दिस इज़ द मेथड फॉर इन ऑर्डर टू फाइंड एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ईच एंड.
Then last topic है chemical formula. So as you have learnt earlier that compound are represented by chemical formula. हर एक compound को हम represent करते हैं chemical formula से. The chemical formula of a compound is written by putting together by the chemical symbol of the element that make up the compound and their relative ratio of the atoms. Chemical formula को हम कैसे represent करते हैं? हर एक element का symbol लिखते हैं और उसका fixed जो ratio होता है वो लिखते हैं और उससे हम find out करते हैं उसका formula. So it is an abbreviation used for the full name of a compound with the help of a symbol. In other words, we can say that the symbolic representation of molecule of compound is called chemical formula. Chemical formula में दो बातों की जो है वो आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है. एक उसके सैम्बल की कि कौन से एलिमेंट्स यूज़ हुए हैं और कितने रेशो में वो एलिमेंट या वो कंपाउंड जो है वो यूज़ हुआ है. द केमिकल formula tells the type of atoms in elements present in the compound and the ratio of the different atoms present in the compound. So कंपाउंड में हर एक एलिमेंट का रेशो जो है वो आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा और हर एक एलिमेंट का कि कौन सा एलिमेंट जो है वो इसमें इस कंपाउंड में प्रेजेंट है. जैसे कि एग्जांपल है NaNO3 और ग्लूकोज का. सो ग्लूकोज के फार्मूले से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि इसमें से 3 जो एलिमेंट्स हैं वो एक है कार्बन, दूसरा है हाइड्रोजन और तीसरा है ऑक्सीजन. कार्बन का रेशो है 6 यानी 6 कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन जो है वो 12 है और ऑक्सीजन जो है वो 6 है. सो इसका रेशो और इसके टाइप ऑफ एटम्स या एलिमेंट जो है वो आप इसके केमिकल फार्मूले से आपको पता चल जाता है कि ग्लूकोज में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है और किस रेशो में ये प्रेजेंट है. फॉलोइंग आर द टू टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला. एक है एम्पेरिकल फार्मूला और दूसरा है मॉलिक्यूलर फार्मूला. सो ये दो टाइप्स जो है ये हम फिर नेक्स्ट सेशन में इसको डिस्कस करेंगे. आज के सेशन में हमने केमिकल फार्मूला जो है यहाँ तक कवर अप कर लिया है. नेक्स्ट जो है वो फिर हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अल्लाह हाफिज़.